My dear students and friends and colleagues, today we will discuss on a unique topic, flight या aerial adaptations in birds. पक्षियों में वायवीय या उड्डयन अनुकूलन पढ़ने जा रहे हैं। इसके दो वीडियोस बनेंगे। पार्ट फर्स्ट में ले रहा हूं। सबसे पहले ले रहे हैं अनुकूलन होता क्या है, व्हाट इज एडेप्टेशन, डिफाइन डेफिनेशन। बंधुओं, प्रत्येक प्राणी में अपने को स्वयं के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित करने या ढालने की क्षमता पाई जाती है और यही क्षमता या कैपेसिटी अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाती है। अनुकूलन जो होते हैं ये प्रत्येक प्राणी में शारीरिक संरचना में या उनकी कार्य की या फिजियोलॉजी में और स्वभाव आदि से संबंधित होती हैं, हैबिट से रिलेटेड होती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हैबिट्स से रिलेटेड ये अनुकूलन होते हैं। और पक्षियों में ये डेवलप हुआ है वायवीय जीवन व्यतीत करने के लिए फ्लाइट एडेप्टेशन। अब कौन कौन से परिवर्तन होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडेप्टेशन की डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में तो बता दी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एनी अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और any of its parts that results from natural selection, यानी किसी भी जंतु या प्राणी में कोई संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अल्टरेशन यानी बदलाव होता है या उसके कुछ भाग में, कुछ पार्ट्स के अंदर परिवर्तन होता है। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, जो प्राकृतिक चयन के द्वारा संपन्न होता है। बाय विच द ऑर्गेनिज्म बिकम फिटेड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन इट्स एनवायरमेंट, जिसके कारण से जंतु उस वातावरण में आसानी से जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त हो जाए, फिटेड टू सर्वाइव और मल्टीप्लाई इन इट्स एनवायरमेंट, ब्रीडिंग के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा ये अपने संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है। इफ द बर्ड्स चेंज देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यदि पक्षी अपने संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन पैदा कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एयर फॉर फ्लाइट, यानी उड़ने हेतु वायवीय जीवन व्यतीत करने के लिए पक्षी अगर अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे वो इंटरनल या एनाटॉमिकल हो या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की दृष्टि से हो, चाहे स्वभाव की हैबिट की दृष्टि से हो, तो उनको अपन बोलते हैं, कहते हैं कॉल्ड फ्लाइट एडेप्टेशंस, उड़न
अनुकूलन, उड्डयन अनुकूलन कहते हैं। यंग ने 1958 में पक्षियों को मास्टर ऑफ एयर यानी वायु का स्वामी नाम दिया या नाम का दर्जा दिया था। 1958 में यंग नाम के ग्रेट जूलॉजिस्ट ने कॉल्स द बर्ड्स एज मास्टर ऑफ एयर यानी वायु के ये स्वामी होते हैं। क्यों कि जीवन अधिकतर पक्षी अपना जीवन वायु में जीवन यापन करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज प्रैक्टिकली नो ऑर्गन और सिस्टम that has not been modified in relation to flight. यंग के अनुसार पक्षियों में कोई ऐसा अंग या तंत्र नहीं है जो उड़न अनुकूलन के लिए अनुकूलित नहीं हुआ है। यानी जितने भी ऑर्गन्स और सिस्टम जो होंगे वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, किसके लिए? फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए। इसीलिए तो मास्टर ऑफ एयर बर्ड्स को कहा था यंग ने 1958 में। फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उड़न अनुकूलन जो है पक्षियों के अंदर, इनको 2 समूह में अपन विभाजित करते हैं, बाह्य और आंतरिक। एक्सटर्नल एडेप्टेशंस एंड इंटरनल एडेप्टेशंस। आज सिर्फ अपन एक्सटर्नल एडेप्टेशंस के 9 हेडिंग 9 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एडेप्टेशंस। एक्सटर्नल का मतलब है बॉडी बाहर से जैसे अपने को दिखाई देती है, यानी आकारिकी रूप से मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस फॉर फ्लाइट। यानी आकारिकी रूप से, बाह्य आकारिकी रूप से फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए इनमें क्या क्या अल्ट्रेशन या चेंजेज होते हैं, बदलाव होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है बॉडी शेप। जैसे मछलियां जल में तैरती हैं तो स्ट्रीमलाइन्ड या स्पिंडल शेप्ड धारा रेखित शरीर या तक्वाकार बॉडी होती है, वैसे ही इनकी बॉडी भी वायु के गतिरोध को कम करने के लिए आगे से भी नुकीली, पीछे से नुकीली, बीच में से मोटी। हवा आगे से आकर के बॉडी के मध्य भाग से टकरा करके यूं बाहर की तरफ फैल करके और पीछे खाली स्थान जो होता है, क्योंकि पॉइंटेड एंड होता है पिछला सिरा, वहां घुस जाती है और घुसने के पश्चात जंतु को आगे धकेलती है। जैसे मछलियों में पानी पीछे आ जाता है टर्न करके और मछलियों को आगे धकेलता है। मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड, यानी कि हवा या वायु के न्यूनतम प्रतिरोध करने के लिए कि कोई गतिरोध न आए और पक्षी आगे की और बिना किसी सहयोग की या एफर्ट की आगे बढ़ता जाता है। द परफेक्टली स्ट्रीमलाइन्ड धारा रेखित या स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफ ए बर्ड इज डिजाइन्ड टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। इस प्रकार से शरीर संगठित होता है कि आगे से नुकीला, पीछे से नुकीला, बीच में से चौड़ा, दैट इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड स्पिंडल शेप्ड, तक्वाकार धारा रेखित शरीर बॉडी बर्ड की डिजाइंड होती है। ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू विंड, यानी वायु का प्रतिरोध कम से कम इनको सहना पड़े।
hence easily propelled through the air without any waste of effort। जैसे वायुयान प्रोपलर ऑर्गन जो है, विंग्स आर प्रोपलिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं, अपने प्रोपलर के द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे पक्षी भी बिना किसी ऊर्जा के खर्च किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसी इनकी बॉडी की शेप बन जाती है, बॉडी की आकृति बन जाती है, धारा रेखित शरीर। सेकंड पॉइंट, कॉम्पैक्ट बॉडी, बॉडी बड़ी संगठित होती है, सुविकसित संगठित होती है, पृष्ठीय रूप से दृढ़ सॉलिड होगी, मजबूत होगी, हल्की होगी, अधर्ये वेंट्रल साइड के अंदर भारी होगी। ये इनकी स्ट्रक्चर होगी पक्षी की। कोई भी बर्ड को जब देखते हैं तो वेंट्रली उभरा हुआ सा भाग होता है, भारी होता है, डोर्सल साइड से चपटा होता है लेकिन मजबूत होता है। और ये किस में सहायता करते हैं? हवा में संतुलन बनाने में मदद करने वाली संरचना होती है। द कॉम्पैक्ट बॉडी, सहत शरीर बोलते हैं हिंदी में शुद्ध तो। कॉम्पैक्ट यानी सुसंगठित शरीर। लाइट बट स्ट्रॉन्ग डोर्सल सरफेस, हल्का है, डोर्सल सरफेस मजबूत है। हेवियर वेंट्रली, अधरीय रूप से कैसा है? भारी। हेल्प इन एफिशिएंट और मेंटेनिंग बैलेंस इन द एयर, यानी हवा के अंदर संतुलन बनाए रखने में ऐसा शरीर उपयोगी साबित होता है। द विंग्स आर अटैच्ड हाई अप ऑफ द थोरैक्स, थोरेसिक रीजन के ऊपरी भाग पर विंग्स का, पंखों का संलग्न या अटैचमेंट होता है। द हाई पोजीशन ऑफ सच लाइट ऑर्गन्स, ऊपरी स्थिति के ऊपर ये लाइट ऑर्गन्स अटैच्ड होते हैं। एज, हल्के क्या होते हैं? लंग्स विद एयर सैक्स, और इनके शरीर के अंदर ऊपरी साइड में ही, अपर साइड में लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स से एयर सैक्स निकलते हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है, और ये जो हवा होगी वो इनको ब्योंसी यानी उत्प्लावकता बनाए रखने में मदद करती है। द लो एंड सेंट्रल पोजीशन ऑफ द हेवी मसल्स, क्या कह रहा है? द विंग्स आर अटैच्ड हाई अप द थोरैक्स, हाई पोजीशन ऑफ सच लाइट ऑर्गन्स एज लंग्स विद एयर सैक्स, द लो एंड सेंट्रल पोजीशन ऑफ द हेवी मसल्स, नीचे और केंद्रीय स्थान पर भारी पेशियां जुड़ी हुई होती हैं ऑन स्टर्नम, अधर सतह पे पाई जाने वाली स्टर्नम के ऊपर एक उभार नुमा रचना होती है जिसको बोलते हैं कील या नोतल, और उनके साथ जाकर के लॉन्ग फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं या संलग्न होती है या जुड़ती हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बीनीथ द मिड लाइन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ टू विंग्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहाँ स्थित होते हैं? जहां मीडियन मध्य क्षेत्र के अंदर दोनों पंख आकर के जहां से पंखों का अटैचमेंट होता है उसके जस्ट बिलो, बीनीथ यानी नीचे स्थित होते हैं। कॉन्स्टेंटली लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण से गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है या गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। दिस इज द कॉम्पैक्ट बॉडी adaptation. Third, body is covered by feathers या feathery covering of body. विंग्स होंगे, विंग्स के ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर भी फेदर्स पाए जाते हैं,
विंग को पंख बोलते हैं, फेदर को पर बोलते हैं। फेदर के ऊपर दोनों पार्श्वों के अंदर शाखाएं से निकली होती हैं, उनको पिच या बार्ब्स कहते हैं। पिच, और प्रत्येक पिच से दोनों पार्श्वों की लेटरल साइड के अंदर छोटी छोटी और ब्रांचेज निकलती हैं, जिनको बार्ब्यूल्स या पिच्छिकाएं कहते हैं। तो पंख, पर, पिच और पिच्छक एक वचन के रूप में, सिंगुलर वर्ड के रूप में बोल रहा हूं। हिंदी में शुद्ध अर्थ ये होगा, जबकि बुक्स में विंग्स को पंख लिखा जाता है, लेकिन फेदर को पिच लिखते हैं, गलत है। द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी एंड विंग्स इज प्राइस पेड ऑफ नेचर, यानी इनके शरीर, पक्षियों के शरीर पर परों का पाया जाना और विंग्स का पाया जाना एक प्रकृति की अनुपम कृत्य या देन है, जबकि ऐसे अन्य किसी भी जंतुओं के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं, फेदर्स और विंग्स दोनों की उपस्थिति कदापि नहीं होती। जैसे प्रोटोजोआ संघ में पाए जाने वाले प्राणियों की नेचुरल डेथ नहीं होती, तो वो भी प्राइस पेड ऑफ द बॉडी या प्राइस पेड ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति का एक प्रदत्त मूल्य है। वैसे ही इनमें फेदर्स और विंग्स का पाया जाना पक्षियों के लिए प्रकृति की एक अनुपम देन है, प्राइस पेड ऑफ नेचर या प्राइस पेड ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड। सिंस नो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स डेवलप्ड फेदर्स, किसी भी प्रकार के समूह के चाहे प्राणी क्यों न हो, उनमें फेदर्स विकसित नहीं होते। द स्मूथ फिटिंग एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड कंटूर फेदर्स मेक द बॉडी streamlined and further help in passage through the air by reducing friction to minimum, यानी जो बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो फेदर्स होते हैं उनको कंटूर फेदर बोलते हैं। कंटूर फेदर्स की फिटिंग कैसी होती है? चिकनी होती है, मुलायम होती है, स्मूथ फिटिंग होती है, और पीछे की ओर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की ओर डायरेक्शन की तरह व्यवस्थित होते हैं। कंटूर फेदर्स जो बॉडी को कैसे बना देते हैं? धारा रेखित, और ये धारा रेखित शरीर फर्दर हेल्प्स इन पैसेज थ्रू एयर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन टू मिनिमम, जो वायु के गतिरोध को कम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। द लाइट फेदर्स, बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले अन्य छोटे छोटे हल्के जो फेदर्स होते हैं उनके बारे में कह रहा है। लाइट फेदर्स अपने अंदर हवा एकत्रित कर लेते हैं। हवा एकत्रित करने के कारण से पक्षी हल्का होगा, यानी बियोंसी में या उत्प्लावकता में ये वायु जो गैदर्ड की हुई है, एकत्रित की हुई है, वो मदद करती है। द लाइट फेदर्स गैदर एयर अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ हवा का संग्रहण करती है, विच आर हेल्प इन बियोंसी, जो उत्प्लावकता में मदद करती है। यानी पक्षी कोई न कोई एक निश्चित स्थान पे स्थिर रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। द नॉन कंडक्टिंग कवरिंग ऑफ फेदर्स, पक्षियों के अंदर जो फेदर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? हीट को बाहर नहीं निकलने देते। जब फेदर्स को या विंग्स को फड़फड़ाते हैं तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पक्षी अपने बॉडी का टेम्परेचर पंखों को फड़फड़ा करके बॉडी से टेम्परेचर को बाहर निकाल भी सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी भी पक्षियों में पाई जाती है। फेदर्स तो इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग कवरिंग हैं, जो हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते।
insulate the body perfectly and prevents loss of heat. ये हीट को लॉस होने से बचाव करते हैं. विच इनेबल्स द बर्ड टू एंड्योर, यानी सहना. इंडोर का मतलब है सहना. इंटेंस कोल्ड एट हाई एल्टीट्यूड एंड आल्सो टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर. endure intense cold at high altitudes and also to maintain a constant temperature. पक्षी बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे बहुत अधिक सर्दी पड़ती है. वहाँ उस सर्दी को सहने की भी इनमें एंडोर यानी कैपेसिटी पाई जाती है, और अपने फेदर्स के द्वारा उस कोल्ड रीजन में यानी ऊंचाई पर एल्टीट्यूड्स के ऊपर अपने बॉडी का टेम्परेचर जो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है उसको मेंटेन करने में फेदर्स मुख्य भूमिका अदा करते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आ रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्स इनटू विंग्स. सभी को ध्यान है कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए. अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए तो पश्चपाद जो होते हैं, जो धड़ में पाए जाते हैं, वो कुछ आगे की ओर खिसक जाते हैं और पूरी बॉडी का वेट सहन करने की उनमें क्षमता डेवलप हो जाती है. और चलने में, बैठने में पतले से पतले तार पर या किसी पेड़ की टहनी पर या किसी रस्सी पर बैठने के लिए पश्चपाद मॉडिफाई हो जाते हैं. The forelimbs have been modified into unique and powerful wing in birds. अग्रपाद जो हैं वो एक अद्वितीय और एक ही बहुत ही मजबूत संरचना में यानी विंग्स में मॉडिफाई या रूपांतरित हो चुके हैं. विंग्स इस प्रकार से इक्विप्ड, विंग्स आर इक्विप्ड विथ स्पेशलाइज्ड फ्लाइट मसल्स. विंग जो होते हैं वो विशेष प्रकार की फ्लाइट मसल्स के द्वारा, उड़न पेशियों के द्वारा सुसज्जित होते हैं. Those help in propulsion through air. ये फ्लाइट मसल्स जो होती हैं ये पक्षी को आगे की और प्रोपेल यानी धकेलने में मदद करते हैं. The long and elongated flight feathers of wings are known as remiges. फ्लाइट फेदर्स के ऊपर पाए जाने वाले लंबे जो फेदर्स होते हैं उनको रेमिजेज कहते हैं. फ्लाइट फेदर्स ऑफ ए विंग फॉर्म, इनका देखो फेदर्स यानी विंग जो होते हैं उसका ये फ्लाइट फेदर्स यानी उड़ने वाले पर जो उड़ने में मदद करने वाले फेदर्स जो होते हैं जो पंखों के ऊपर स्थित होते हैं वो पंख की स्थिति कैसी कर लेते हैं, आगे की ओर से सॉलिड यूं और मजबूत कर लेते हैं और सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं. द फ्लाइट फेदर्स ऑफ ए विंग फॉर्म ए ब्रॉड में ROAD आएगा भाई, BROAD, विस्तृत यानी बड़े, सरफेस फॉर सपोर्टिंग द बर्ड इन एयर, जो हवा में रहने के लिए पक्षी को सहायता प्रदान करते हैं. द पिक्यूलियर शेप ऑफ विंग, एक अनोखी प्रकार की पंखों के अंदर जो शेप या आकृति होती है. विद ए थिक स्ट्रॉन्ग एंटीरियर एज,
पंख की आगे की आकृति जो होती है वो स्ट्रोंग होगी और ऊपरी सतह पे कॉन्वेक्स होगी, उत्तल होगी, यानी यूं ऊपर उठा हुआ। और लोअर सरफेस कॉनकेव होगी। जब ऊपरी सरफेस कॉन्वेक्स होगी तो निचली सरफेस अपने आप में गड्ढा सा विकसित हो जाएगा, जिसको कॉनकेव बोलते हैं। केव में आगे केविटी ना हमारा, इसका मतलब केविटी डेवलप हो रही है। कॉजेज डिक्रीज इन एयर प्रेशर, इस प्रकार की अगर पंख में स्थिति या पंखों में स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो डिक्रीज इन एयर प्रेशर अबोव, ऊपर से हवा का जो दबाव पड़ता है वो तो हो जाता है कम, और नीचे इंक्रीज बिलो, एयर का प्रेशर नीचे ज़्यादा हो जाता है। पंख के नीचे हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जो मिनिमम टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस बिहाइंड, जिसके कारण से इनमें कम से कम अवरोध उत्पन्न होता है उड़ने के लिए। दिस मैनर हेल्प इन ड्राइविंग द बर्ड फॉरवर्ड अपवर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट। इस प्रकार का जो पंख की जो व्यवस्था है, मैनर जो होती है, वो पक्षी को आगे की ओर, ऊपर की ओर या बाएं दाएं जिधर भी पक्षी को ले जाने के लिए सहयोग ये व्यवस्था करती है। देन यानी टेल छोटी होगी, एकदम टेल छोटी होती है, और टेल के ऊपर टेल फेदर्स पाए जाते हैं जिनको रेक्टिसेज बोलते हैं, और फैन लाइक मैनर में व्यवस्थित होते हैं, फैन लाइक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, और एक रडर की तरह यानी एक स्टीयरिंग व्हील, पहिए की तरह स्टीयरिंग आगे बढ़ाते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट टू सडनली स्टॉप फ्लाइट एंड आल्सो हेल्प इन पर्चिंग। इनके कारण से शॉर्ट मस्कुलर टेल बियर्स ए चेन या सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बट लाइट टेल फेदर्स। छोटी जो पेशीय टेल जो होती है उसके ऊपर श्रृंखलाबद्ध रूप से मजबूत और हल्के टेल फेदर्स होते हैं जिनको रेक्ट्रिसेज बोलते हैं, और ये रेक्ट्रिसेज जो होते हैं वो फैन लाइक मैनर में व्यवस्थित होते हैं, और ये रडर की तरह पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं, और अचानक पक्षी को उड़ते समय तुरंत प्रभाव से उनको एक स्थान पर रोकने में भी मदद करते हैं, और पक्षी शाद या पर्चिंग में भी, यानी पक्षी पतले से पतले तार या टहनी को कसकर आराम से बैठ सकता है और उस पर विश्राम कर सकता है, यानी सो सकता है। ऐसी मैकेनिज्म को पर्चिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। पक्षी शाद क्रिया विधि, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन बर्ड्स। नेक्स्ट, बीक, जिसका दूसरा नाम है बिल। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए तो कुछ हद तक इनमें जो चोंच पाई जाती है वो इनसे हुई अग्रपादों में जो क्षति हो गई। अग्रपाद भोजन को पकड़ने में भी मदद करते हैं, अपने बॉडी को संवारने में भी कार्य करते हैं, अपने को भोजन फीडिंग करने में भी सहायता करते हैं, अपन छोटे शिशुओं को धीरे धीरे पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उनमें भी अग्रपाद अपने मदद करते हैं। इनमें क्या हो गया, फोर लिम्स जो है वो पंखों में रूपांतरित हो गए, तो इसकी जगह इसकी जो खाना क्षतिपूर्ति का कार्य करने के लिए इनमें
एक लंबी चोंच विकसित होती है जिसके अग्र सिरे पर मुख उपस्थित होता है। सम एक्सटेंट कंपनसेटेड बाय द बीक, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होने के कारण से कुछ हद तक इसकी क्षतिपूर्ति चोंच करती है। द माउथ ओपन्स इनटू एक्सटेंडेड हॉर्नी बीक, जो मुख जो होता है वो आगे बढ़ी हुई श्रृंगीय चोंच की छोर पर स्थित होता है। विच इज यूज्ड एज फॉरसेप्स इन पिकिंग अप यूजफुल थिंग्स, जो किस में चिमटी के भांति कार्य करते हैं, जो उपयोगी कोई अगर वस्तु है, कोई सामग्री है, कोई घोंसला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है, उसको पकड़ने में चोंच मदद करती है। बिसाइड्स प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब है इसके अतिरिक्त जो भोजन को जो प्राप्ति होती है, यानी बिसाइड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, भोजन प्राप्ति के अलावा ये बीक या बिल जो होती है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर नेस्ट बिल्डिंग, घोंसला बनाने में मदद करती है। और यानी चोंच घोंसला बनाने में, भोजन करने में, और चूजों को, यंग मंस को यानी चूजों को पोषण देने का कार्य बेखूबी निभाती है। Besides procurement of food, the bill is also used for nest building, feeding to young ones and feeding itself, etc. तो चोंच जो है घोंसला बनाने में यानी चिमटी की भांति कार्य करती है, उपयोगी वस्तुओं को पकड़ने में मदद करती है, घोंसले बनाने में, भोजन करने में, चूजों को पोषण देने के कार्य बेखूबी निभाती है। ध्यान रखना, चोंच यहाँ बहुत महत्वपूर्ण संरचना विकसित हो गई। 7th पॉइंट आ रहा है फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड, लचीली नेक एंड शीर्ष हेड। द नेक ऑफ बर्ड, पक्षियों की जो गर्दन होती है वो वेरी लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है, एंड फ्लेक्सिबल होती है यानी लचीली होती है। सिंस द बर्ड बीक इज यूज्ड फॉर फीडिंग ऑफ यंग वंस, बीक का उपयोग कैसे, सॉरी flexible beak, neck and head. Neck of birds is very long and flexible, लंबी होती है और लचीली होती है, और मुख्य रूप से ये पक्षी के देह परों को संवारने में, पक्षी के बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो फैदर्स होते हैं उनकी प्रीनिंग करती है, छटनी करती है, संवारने में, घोंसला बनाने में, और आक्रमण करने में और स्वयं की सुरक्षा करने में भी सहायक होती है। और इसके साथ में देखो क्या लिखा है, सिंस द बर्ड बीक इज यूज्ड इन फीडिंग ऑफ यंग वंस, प्रीनिंग यानी संवारना, नेस्ट बिल्डिंग घोंसला बनाना, ऑफेंस एंड डिफेंस आक्रमण करना और स्वयं की सुरक्षा करना, एंड द लाइक मोबिलिटी ऑफ नेक एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द हेड आर वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्या कह रहा है, सिर इनके पृष्ठ भाग में स्थित होने के कारण से ये सिर को चारों ओर घुमाने में चोंच की भूमिका प्रमुख होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेड को किधर भी घुमा सकती है 180 डिग्री पे यूं।
बाईपेडल लोकोमोशन, द्विपादीय चलन होगा। अगर पाद तो पंखों में रूपांतरित हो गए, बचे हैंड लिम्स। द ड्यू टू द फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, द हैंड लिम्स और लेग्स स्प्रिंग समव्हाट एंटीरियरली फ्रॉम द ट्रंक, यानी कुछ हद तक जो हैंड लिम्स जो होते हैं वो धड़ के आगे की तरफ खिसक जाते हैं, टू बैलेंस एंड सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी। किस में मदद करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को अब पश्चपाद के ऊपर ही पूरी बॉडी का वेट समाहित होता है। एंड फॉर लोकोमोशन ऑन ग्राउंड या लैंड और इन वाटर, और ये पश्चपाद ग्राउंड पे, भूमि पे या लैंड के ऊपर और पानी के अंदर चलने में मदद करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव ऑल रिटेन्ड द हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन टू लेग्स। जो उड़नहीन पक्षी हैं उनके अंदर इन दो हैंड लेग के द्वारा यानी हैंड लिम्ब के द्वारा ही सिर्फ चलन क्रिया संपन्न हो सकती है, क्योंकि उनमें अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित तो हो गए, लेकिन पंख रिड्यूस हो गए, विंग्स रिड्यूस हो गए। ड्यू टू दिस रीजन दे बिकम फ्लैटलेस। द लेग्स आर आल्सो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के अंदर फ्लाइटेड बर्ड्स की तुलना में, उड़ने वाले पक्षियों की तुलना में जो फ्लाइट यानी उड़नहीन जो पक्षी होते हैं उनके अंदर जो हैंड लिम्स या लेग्स जो होती हैं वो तुलनात्मक रूप से मजबूत होती है। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट। त्वचा लूज स्किन इज ए मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट, यानी पक्षियों में त्वचा देह से, बॉडी से ढीले रूप से संलग्न रहती है। ये उड़न हेतु उपयुक्त लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। और कंकालीय जो पेशियां होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, संकुचन और आकुंचन करने के लिए इस प्रकार का अध्यावरण इंटेग्यूमेंट जो होता है वो सुविधाजनक होता है। और इस इंटेग्यूमेंट, इनकी पक्षियों के इंटेग्यूमेंट के ऊपर या तो फेदर्स पाए जाते हैं या स्केल्स पाए जाते हैं, किंतु एक ही कमी रह गई, वाटर इवापोरेशन को, जलीय वाष्पन को रोकने के लिए इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। देखिए, द लूज स्किन इज मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट, इट इज हेल्प फॉर एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। कंकालीय पेशियों की संकुचन और शीतलन के लिए उपयुक्त माध्यम। इट बियर्स फेदर्स एंड स्केल्स बट नो एनी टाइप ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर इवापोरेशन। इनमें तो सबसे बड़ी कमी ये रहेगी कि जलीय वाष्पन के लिए, इवापोरेशन के लिए इनमें शरीर की इंटेग्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। यही अपना टॉपिक एक्सटर्नल एडेप्टेशन का, एक्सटर्नल फ्लाइट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल एडेप्टेशंस इन बर्ड्स कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में मैं आपको इंटरनल एडेप्टेशंस बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।